गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस। आज हम बात कर रहे हैं बीए पार्ट फर्स्ट के फर्स्ट पेपर में सामाजिक स्त्रीकरण के महत्व की। सामाजिक स्त्रीकरण के बारे में मैंने आपको पहले बताया था कि स्त्रीकरण जो है वो हमें सभी समाजों में सभी कालों में किसी न किसी रूप में दिखाई देता है और ऐसा माना जाता है कि यदि किसी समाज में असमानता की संस्थागत पद्धति नहीं है तो वह समाज मुश्किल से ही जीवित रह सकता है। प्रत्येक समाज में पदों के महत्व में अंतर होता है। व्यक्ति की योग्यता, बुद्धि और कुशलता में अंतर होने के कारण ही कुछ व्यक्ति जो है वो प्रगति कर पाते हैं, कुछ उसमें से पिछड़ जाते हैं, जिसके कारण से समाज में अपने आप से ही असमानता पैदा हो जाती है, स्त्रीकरण पैदा हो जाता है। अगर हम बात करते हैं सामाजिक स्त्रीकरण के महत्व की तो उसमें इसका महत्व हमें व्यक्ति के लिए भी दिखाई देता है और समाज के लिए भी। सबसे पहले इसमें हम बात करेंगे व्यक्ति के लिए महत्व। तो सबसे पहले है आवश्यकता की पूर्ति में सहायक, यानी कि सामाजिक स्त्रीकरण के द्वारा व्यक्तियों की विभिन्न आवश्यकताओं की जो है वो पूरा होने में सहायता प्राप्त होती है। अलग अलग लोगों की अलग अलग आवश्यकताएं होती हैं और उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अन्य व्यक्तियों का सहयोग लेना पड़ता है। उसके लिए स्त्रीकरण द्वारा समाज में कार्य का विभाजन कर दिया जाता है। और उसमें क्या करते हैं, जब कार्य का विभाजन कर दिया जाता है कि व्यक्ति अपने जो कार्य हैं उनको अपनी कुशलता से पूरा करके मानव की आवश्यकताओं को पूरा करने में सहयोग प्रदान करता है। उसके अलावा अधिक कार्य के लिए प्रोत्साहन, जो सामाजिक स्त्रीकरण है वो अधिक कार्य करने के लिए भी प्रोत्साहन करता है, क्योंकि समाज में कुछ महत्वपूर्ण पद होते हैं जिन पर कि अधिक सुविधाएं होती हैं, अधिक पुरस्कार होते हैं, और कुछ पद जो होते हैं निम्न होते हैं और व्यक्ति में एक इच्छा होती है कि वो बड़ा बने, ऊंचे पद पर जाए, प्रसिद्धि पाए। इस इच्छा को पूरा करने के लिए वो उच्च पद पाने के लिए कोशिश करता है, कठोर परिश्रम करता है, क्योंकि स्त्रीकरण ये विश्वास दिलाता है कि योग्य पदों पर योग्य व्यक्ति ही पहुंचेंगे, जो योग्य होगा वो उसको प्राप्त हो जाएंगे। तो स्त्रीकरण जो है वो अधिक से अधिक कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करता है। उसके अलावा सहयोग को बढ़ावा, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि ये विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने में सहयोग प्रदान करता है। तो व्यक्ति की विभिन्न आवश्यकताएं हैं, विभिन्न पद हैं और उसमें जो पद प्राप्त हुए हैं वो व्यक्ति को किस आधार पर प्राप्त हुए हैं, व्यक्ति की योग्यता के आधार पर, व्यक्ति के जो जैसा जिसमें गुण है उसके आधार पर वो प्राप्त हुए हैं, जिससे कि समाज में संघर्ष की स्थिति पैदा नहीं होती और परस्पर जो लोग हैं वो सहयोग से कार्य करते हैं। उसके अलावा मनोवृत्ति का निर्धारण। मनोवृत्ति क्या होती है, जैसे भी हम जो एक पद प्राप्त करते हैं, जिस भी समूह के हम सदस्य होते हैं उसके अनुरूप हमारी जो विचार हैं, भावनाएं हैं, क्रियाएं हैं वो पैदा होती हैं। तो स्त्रीकरण क्या करता है, वो मानव की मनोवृत्तियों को भी तय करता है कि जिस पद पर व्यक्ति आसीन होता है उसके अनुसार कार्य करने की एक उसकी मानसिक क्रिया को जो है वो पैदा होती है स्त्रीकरण के माध्यम से। उसके अलावा शक्ति संतुलन को जो है कायम रखता है स्त्रीकरण। शक्ति संतुलन क्या होता है कि उच्चता और निम्नता का अंतर ना हो, क्योंकि इसमें कुछ व्यक्तियों के पास महत्वपूर्ण पद होते हैं तो उनके पास शक्ति भी ज़्यादा होती है। दूसरी तरफ वो लोग होते हैं जिनके अधिकार कम हैं, शक्ति विहीन लोग हैं, और उनकी संख्या कितनी ज़्यादा होती है, उन लोगों से ज़्यादा होती है जिनके पास में
जो अधिकार ज़्यादा होते हैं, ये शक्ति होती है। ये लोग शक्ति संपन्न लोगों की शक्ति के दुरुपयोग करने से को रोकते हैं, कि जिनके पास शक्ति है कि वो अपने शक्ति का दुरुपयोग ना करें। शक्तिशाली लोग सामान्य लोगों पर नियंत्रण रखते हैं, उन्हें निर्देशित करते हैं। इस प्रकार दोनों ही वर्ग, जिसके पास शक्ति है वो भी और जिसके पास शक्ति नहीं है वो भी, दोनों एक दूसरे पर नियंत्रण रख करके समाज में शक्ति संतुलन बनाए रखते हैं, कि कोई भी अपनी शक्ति का गलत उपयोग ना करे। उसके अलावा उत्तरदायित्व की भावना का विकास। स्त्रीकरण में जब व्यक्ति को निश्चित पद प्राप्त हो जाते हैं और उसको बनाए रखने के लिए उसमें उसे निष्ठापूर्वक कार्य करना होता है, जिससे कि उसमें उत्तरदायित्व की भावना का, कि जो उसका पद है उसके अनुरूप उसे अपने पद को बनाए रखने के लिए, उसकी गरिमा को बनाए रखने के लिए उसके अनुरूप कार्य करना आवश्यक होता है। इसके अलावा व्यक्ति की परिस्थिति और भूमिका का निर्धारण। जो स्त्रीकरण के द्वारा व्यक्ति का समाज में जो स्थान निर्धारित किया जाता है और व्यक्ति की परिस्थिति के अनुसार ही उसे कार्य भी सौंपे जाते हैं, कि उसका पद क्या है और पद के अनुरूप उसकी भूमिका क्या है। तो इस तरह से स्त्रीकरण व्यक्ति के लिए विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने में, समाज में सहयोग करने में, शक्ति संतुलन बनाए करने में, उत्तरदायित्व की भावना को विकसित करने का कार्य करता है। व्यक्ति के साथ साथ समूह के लिए इसका क्या महत्व है, इसमें ओल्सन ने जो है स्त्रीकरण के का समूह के लिए कुछ कार्यों का महत्व का उल्लेख किया है। वो सबसे पहला है सामाजिक परिवर्तन। जो सामाजिक स्त्रीकरण है वो सामाजिक परिवर्तन को भी प्रोत्साहन देता है। इसका कारण ये है कि व्यक्ति अपनी योग्यता में वृद्धि करके उच्च परिस्थिति प्राप्त करने का जो प्रयास करता है, और उसके द्वारा जब वो पद रिक्त हो जाते हैं, रिक्त पद को अन्य व्यक्ति ग्रहण करते हैं, और व्यक्ति जो साथ साथ नए पदों के अनुरूप व्यक्ति अपने व्यवहार, संबंध, रहन सहन, विचार और मनोवृत्तियों में भी परिवर्तन लाता है। तो इस तरह से स्त्रीकरण सामाजिक परिवर्तन को भी बढ़ावा देता है। उसके अलावा सामाजिक संघर्षों से रक्षा, ये मैंने अभी आपको इससे पहले व्यक्ति के लिए जो बताया था उसमें भी स्पष्ट होता है कि शक्ति संतुलन बनाए रखता है, क्योंकि सामाजिक स्त्रीकरण में समाज के जो विभिन्न समूह हैं उसमें अधिकार और कार्यों का विभाजन कर दिया जाता है। इससे उनमें क्या होता है, परस्पर संघर्ष नहीं होता। विभिन्न व्यक्तियों में को उनकी योग्यता के अनुसार, पदों के अनुसार जो है वो कार्य, सुविधा और पुरस्कार का वितरण किया जाता है। इससे संघर्ष की स्थिति बच जाती है, और स्त्रीकरण यह विश्वास दिलाता है कि जो महत्वपूर्ण पद हैं उन पर महत्वपूर्ण व्यक्ति ही पहुंचेंगे, चाहे वो कोई भी हो, जिसमें योग्यता है, क्षमता है, वो महत्वपूर्ण पदों का अधिकारी होगा। तो इससे समाज में अनावश्यक संघर्ष से बचाव होता है। उसके अलावा सामाजिक एकीकरण। सामाजिक स्त्रीकरण में कार्यों का विभाजन कर दिया जाता है और प्रत्येक व्यक्ति और समूह अपने कार्यों का निर्वाह करके समाज की एकता को, संगठन को बनाए रखने में योगदान देते हैं। उसके अलावा सामाजिक प्रगति। जब समाज में संघर्ष से रक्षा होगी, समाज में एकीकरण होगा, समाज में प्रगति, समाज का एकीकरण होगा तो समाज में प्रगति अपने आप से होगी। और ऊंचे और नीचे पदों की स्त्रीकरण में व्यवस्था होती है और उसमें प्रतिस्पर्धा भी होती है, जिससे कि लोग कठिन परिश्रम करते हैं और इससे समाज में निर्माण का कार्य होता है, नवीन आविष्कार होते हैं और समाज प्रगति करता है। प्रगति कहाँ नहीं होती, जो व्यक्ति को लगता है चाहे मैं कुछ भी मेहनत कर लूँ मुझे इससे ज़्यादा कुछ भी प्राप्त नहीं होगा या मेरी स्थिति में कोई सुधार नहीं होगा। लेकिन स्त्रीकरण
लोगों को ये विश्वास दिलाता है जितनी आप मेहनत करेंगे, जितना आप परिश्रम करेंगे, आपको उतना ही प्राप्त होगा। आप नीचे से ऊंचे पद की तरफ भी जा सकते हैं। उसके अलावा सामाजिक संबंधों का निर्धारण। एक स्तर और वर्ग के लोग परस्पर घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए होते हैं, क्योंकि उनके स्वार्थ, उनकी रुचि, उनके उद्देश्य एक से होते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें पूंजीपतियों की, तो उसमें परस्पर घनिष्ठ संबंध होते हैं। और यही बात हमें किस में देखने को मिलती है? श्रमिक वर्ग में भी देखने को मिलती है, क्योंकि उनका अपना एक वर्ग है, उनके अपने हित समान है, उनके अपने उद्देश्य समान है। तो ऐसी जो चीज़ें हैं वो एक वर्ग के लोगों को आपस में जोड़ती हैं, उनमें आपस में घनिष्ठ संबंध पाए जाते हैं। क्योंकि ये माना जाता है कि कोई भी संकट है, कोई भी आवश्यकता है, उसको पूरा करने में वो सब साथ हैं। उसके अलावा श्रम विभाजन। स्त्रीकरण में समाज के कार्यों का विभिन्न लोगों में विभाजन कर दिया जाता है। लेकिन विभाजन किस तरह से किया जाता है कि योग्यता के अनुसार, उनकी जो रुचि के अनुसार। तो इससे उनके विशेषीकरण बढ़ता है, कार्यकुशलता बढ़ती है और उनमें पारस्परिक निर्भरता और सहयोग पैदा होता है, जिससे समाज में एकता और संगठन पैदा होता है। तो स्त्रीकरण में यह भी तय होता है कि एक इकाई का अन्य इकाइयों के साथ में संबंध किस तरीके का होगा। उसके अलावा सामाजिक मानदंडों को पालन करने की प्रेरणा। सामाजिक स्त्रीकरण में प्रत्येक व्यक्ति अपने पद को बनाए रखने के लिए जागरूक होता है और जो पद से संबंधित नियम हैं, मानदंड हैं, उनको पालन करता है। ऐसा न करने पर उसकी प्रतिष्ठा गिरने का डर रहता है, पद समाप्त होने का डर रहता है। तो इस कारण से स्त्रीकरण में स्वतः ही अचेतन रूप से सामाजिक मानदंडों का पालन किया जाता है। उसके अलावा अनावश्यक प्रतिस्पर्धा और संघर्ष से रक्षा। स्त्रीकरण में समूहों के कार्य, अधिकार, व्यवसाय आदि का विभाजन होने के कारण प्रत्येक समूह अपना निर्धारित कार्य करता है, क्योंकि कार्य का बंटवारा होता है। और इससे क्या होता है? अनावश्यक प्रतिस्पर्धा नहीं होती, संघर्ष नहीं होता। ये महत्व हमें सामाजिक स्त्रीकरण का जो है वो समूह के लिए भी देखने को मिलता है। इसके अलावा सामाजिक स्त्रीकरण के जहाँ कुछ गुण हैं या प्रकार्य है, कुछ इसके दोष या अकार्य भी कहे जाते हैं। इसमें जैसे सबसे पहली बात अगर हम करते हैं निष्क्रियता की, कि स्त्रीकरण में अक्सर व्यक्ति क्या होता है, निश्चित पद प्राप्त करने के बाद निष्क्रिय हो जाते हैं। और ऐसी निष्क्रियता किन में ज़्यादा पैदा होती है? जो अपने उच्च पदों को प्राप्त कर लेते हैं, उनमें निष्क्रियता देखने को मिलती है। उसके अलावा वर्ग चेतना और पक्षपात, क्योंकि इसमें वर्ग होते हैं, बन जाते हैं और व्यक्ति अपने वर्ग के प्रति सचेत होता है, पक्षपात की भावना उसमें आ जाती है। अपने वर्ग के हितों की रक्षा के लिए दूसरों के हितों की उपेक्षा करने लगता है। उसके अलावा संघर्ष को जन्म। स्त्रीकरण के कारण से समाज में विभिन्न वर्ग पनपते हैं और इन वर्गों में कुछ को कम, कुछ को अधिक अधिकार और सुविधाएं प्राप्त होती हैं। उच्च वर्ग, निम्न वर्ग पैदा होते हैं और ये माना जाता है कि उच्च वर्ग निम्न वर्ग का शोषण करता है। इससे विभिन्न वर्गों में संघर्ष पैदा होता है, सामाजिक एकता खतरे में बढ़ जाती है, विभिन्न वर्गों के बीच में सामाजिक दूरी बढ़ जाती है और उनमें विरोधी भावना पैदा होती है। ऐसी स्थिति में जो सामाजिक व्यवस्था है वो खतरे में पड़ जाती है। उच्च वर्ग के लोग धन इकट्ठा करने में लगे रहते हैं, जबकि निम्न वर्ग के लोगों को उनके परिश्रम का उचित जो पुरस्कार है या उचित उसका लाभ है वो प्राप्त नहीं हो पाता। उसके अलावा निराशा का जन्म। स्त्रीकरण में कुछ व्यक्तियों को अधिक महत्वपूर्ण कार्य सौंपे जाते हैं, कुछ को कम। जिन लोगों को कम महत्वपूर्ण कार्य सौंपे जाते हैं उनमें निराशा और असंतोष की भावना पैदा होती है।
उसके अलावा असुरक्षा, स्त्रीकरण में क्योंकि प्रतिस्पर्धा पाई जाती है, व्यक्ति को सदैव असुरक्षा महसूस होती है। कई बार उच्च पद पर पहुंच जाने के बाद भी उस पद को बनाए रखना व्यक्ति के लिए कठिन होता है और कभी कभी वो पुनः निम्न वर्ग में आ जाता है। डिमोशन होते हैं अगर वो सही से काम नहीं करता। उसके अलावा समानता का विरोधी, क्योंकि स्त्रीकरण जो है वो असमानता पर आधारित है, तो ये समानता का विरोधी कहा जा सकता है। उसके अलावा व्यक्तित्व के विकास में बाधक, स्त्रीकरण में निम्न वर्ग के लोगों में हीनता की भावना पनपने से उनके व्यक्तित्व का जो है वो विकास सही तरीके से नहीं हो पाता, उनमें व्यक्तिगत विघटन पैदा होने लगता है। उसके अलावा अनेक बुराइयों का जन्म, जैसे भारत जैसा देश है जहाँ पर जाति के आधार पर बंद स्त्रीकरण जिसको हम कहते हैं वो देखने को मिलता है, जिसके कारण वहाँ अनेक बुराइयों का जन्म हो जाता है। ऊंच नीच, छुआछूत, हीन भावना, सामाजिक सहवास पर प्रतिबंध, अंतरजातीय विवाह पर रोक, विभिन्न बुराइयों का जन्म इन्हीं के कारण से होता है। तो इस तरह से अगर हम देखते हैं कि स्त्रीकरण के कुछ कार्य और अकार्य दोनों हैं, इसके अकार्यों के बावजूद भी यह सभी समाजों में विद्यमान रहा है। स्त्रीकरण के अभाव में सामाजिक विघटन और क्रांति होने के अवसर भी पैदा होते हैं। स्त्रीकरण एक ऐसी व्यवस्था है जिसके अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को साधारणतः अपनी योग्यता अनुसार पद और भूमिका प्राप्त होती है। धन्यवाद।